हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ इंपॉर्टेंट जो आज के ट्यूटोरियल्स हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आज का न्यूज़पेपर आप देखोगे, इंडियन रेलवे जो काफ़ी समय अभी देख रहे हैं, कुछ दिन पहले आपका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, काफ़ी लोग मारे गए, तो वो कमियों की वजह से ही, इग्नोरेंस, कमियाँ, एरर्स, कई सारी चीज़ें रही। टेक का एरर रहा, ठीक है, उसके साथ साथ मानव एरर भी देखने को मिला। नेग्लिजेंस की वजह से ही ऐसा हमें यहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला। तो उसी के बारे में यहाँ पे रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं इंडियन रेलवे के, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स वगैरह भी दिए हैं कि किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं, इसके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। तो काफ़ी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई, आप देख सकते हैं। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस अभी हाल ही में, तो इन्होंने बताया है कि जो काफ़ी हद तक हमने इम्प्रूव किया है सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड। जैसा कि आपको पहले पता था कि जो क्रॉसिंग्स वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, अनमैन्ड हुआ करती थी, तो अब वहाँ पर भी हमने अच्छे तरीके से क्रॉसिंग, जहाँ पे हम देखते हो ना बीच में आप क्रॉस करते हो, ठीक है, रेलवे लाइंस को, तो उसको भी हमने काफ़ी हद तक बेहतर कर लिया है। लेकिन जो एक्सीडेंट वगैरह का रेशियो है, अभी जो हमने शून्य तक पहुंचाने की कोशिश की है, वो अभी हम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो उसमें भी हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल एक्सपेंडिचर का भी हम लगभग 25% इन्वेस्ट करते हैं, लोकेट करते हैं, किस लिए? सेफ्टी मेजर्स वगैरह को अपनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे देखा जाए तो हम अपना 100% नहीं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। इंक्वायरी वगैरह भी बैठी, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, सीआरएस के द्वारा, जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एक्सीडेंट से रिलेटेड जो भी कमियां पाई गई, और उन्होंने उस कमी में यही निकाला कि जो लोअर लेवल फंक्शनरीज थी वहीं पे ही दिक्कत आई। जैसा देखा, कहा नहीं जाता कि आपका कुछ टेक्निकल एरर्स थे, उसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद बता दिया गया था कि पूरा रेड लाइन है, ठीक है, उसके बाद भी सेम ट्रैक पे आपकी ट्रेन आ गई। तो टेक्निकली फॉल्ट, ह्यूमन फॉल्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे देखी गई, ठीक है। इशूज इन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन वर हाईलाइटेड एज द रेलवे बोर्ड चेयरपर्सन प्रीमेच्योरली ब्लेम द ट्रेन क्रू एंड मेड इनॉर्मस स्टेटमेंट। कई सारी बयानबाजी भी खूब हुई, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। तो अक्सर आप देखोगे जो बड़ी घटनाएं होती हैं, तो वहाँ पे बड़े लोग पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। छोटी मछलियाँ, बड़े बड़े आप देखोगे, नीट स्कैम हुआ, ठीक है, नेट का पेपर कैंसिल हुआ, तो क्या होगा? छोटे मोटे अधिकारी हटा दिए जाएंगे, एनटीए के चीफ हटा दिए गए, जिनको हटाया गया उन्हीं को ही उस इन्वेस्टिगेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो एक से हटाया जाएगा, दूसरा बनाया जाएगा। वही किसी ने कहा चौकीदारी चोर है, ठीक है। तो ये तो है, ब्लेम गेम ही होता रहता है। अब यहाँ पे आधे वो हो गया, इल्ज़ाम तो लगा दिया गया, उसकी गलती थी, तो ऐसी गलती क्यों की गई? इतना आसान है लोगों की जाने कि गलती हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी देखो, हर 2-4 महीने में एक बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता रहता है। यहाँ पर भी आप अभी देखोगे, ये बिजरंगम एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका भी जो आया सीआरएस रिपोर्ट वगैरह जो फाइनली आया, क्या कारण था, उसमें भी इन्होंने बताया था कि कवच वगैरह का जो पूरी तरीके से देखा जाए इम्प्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं था। कवच जो आपका आ गया है इसके समय की, आपको बता देगा क्या संभावनाएं हो रही हैं कि एक्सीडेंट होने की, ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, पूरा सिग्नल वगैरह देगा। तो उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, ठीक है। अभी सिर्फ देखोगे 1000-1500 किलोमीटर पे ही किया गया है, जबकि इतना हजारों किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर का पूरा रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देख रहे हैं, स्लो रोल आउट ऑफ कवच एंड इंडिजिनस सिग्नलिंग सिस्टम, ये पूरी तरीके से वीक है। यही पूरा आपका शो कर रहा है कि सेफ्टी के लिए आप पूरी तरीके से तत्पर नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगियां एक तरीके से देखो, अब ऐसे रहेगा तो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, तो नुकसान भी रेलवे का ही होगा, ठीक है। इंडियन रेलवे फेसेस स्टाफिंग शॉर्टेजेस। क्यों क्यों शॉर्टेजेस है भाई? इतने लोग हैं, बच्चे सालों साल से तैयारी कर रहे हैं रेलवे परीक्षा की, निकालो ना वैकेंसीज। ऐसे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ आपके काम करने के लोगों की कमी है या स्किल लोगों की कमी है। परीक्षाएं निकालो, करोड़ों बच्चे देखो शामिल हो जाते हैं, 18,000 20,000 के वैकेंसीज में करोड़ों अप्लीकेशन आ जाते हैं। तो जब ये घटना घटी, तब इनको ध्यान आया कि अच्छा भैया शॉर्टेज है वैकेंसीज की। तो अभी देखिए बीच में 18,000 समथिंग वैकेंसीज का नोटिफिकेशन वगैरह आया, उसका वो दिए कि भैया इतना खाली है, निकालेंगे, तो निकालिए, भर्ती कीजिए, अब ऐसी घटना ना हो, ठीक है। एआई
आज के समय आप ही देख रहे हैं एआई का बोलबाला है और टेक आगे इतनी निकल चुकी है, तो उसको तो आप कम से कम आप फ़ायदा उठाइए, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, सेफ्टी मैनेजमेंट को पूरी तरीके से लागू कीजिए। ये सब चीज़ें आपको आगे बचा सकती हैं कोई बड़ा या भयानक हादसा होने से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कहीं लिखना हो गया, कहीं क्वेश्चंस आ गया, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आया है रिलेटेड टू ड्यूटीज़ ऑफ स्पीकर। क्या होती है स्पीकर की ड्यूटी? जैसा कि आपको पता है लोकसभा राज्यसभा होता है, तो लोकसभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उन्हीं को स्पीकर कहते हैं। तो अभी आज से देखिए आपका सेशन वगैरह स्टार्ट हो रहा है, 21 जून से ही, आज से ही स्टार्ट होगा। तो अभी परमानेंट, जैसा कि आपने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जीके वगैरह में पढ़ा है, तो परमानेंट प्रेसिडेंट से पहले आपके इंटरिम चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपसी सहमति से फाइनल चुने जाएंगे। तो बिफोर द आप देखोगे कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर चुनने से पहले एक पद होता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, स्पीकर प्रोटेम। ठीक है, तो ये चुने जाते हैं, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, तो उन्हीं को चुना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नेम इज एमपी भरतुरी हरि महताब। ठीक है, द प्रेसिडेंट हैज अपॉइंटेड 7 टाइम एमपी हैं, ये 7 बार एमपी रह चुके हैं। इन्हीं को ही 18th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 94 में सारी बातें दी गई हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेट्स दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा शैल नॉट वैकेट his office until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after its dissolution। ठीक है, तो यहीं पे बातें बताई गई हैं, इसमें यहाँ पे फंक्शन वगैरह भी हैं, ड्यूटीज वगैरह भी हैं। तो आर्टिकल 94 यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट इंश्योर दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा डज नॉट वैकेट, मतलब उसकी ऑफिस देखा जाए तो प्रोटेम स्पीकर ही काम करेगा जब तक कि नए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की नियुक्ति नहीं हो जाती। 95 आर्टिकल 95(1) में क्या बातें दी गई हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ लोकसभा मेंबर। ठीक है, वो एमपी ही होगा एज स्पीकर प्रोटेम व्हेन द बोथ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट्स आर वैकेंट। किसको अधिकार है? आपके प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्पररी अपॉइंटमेंट होते हैं टू मैनेज ड्यूटीज अंटिल अ फुल टाइम स्पीकर इज इलेक्टेड एंड, और कहां पे इसके बारे में बातें मेंशन की गई हैं? हैंडबुक ऑन द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें सारी बातें दी गई हैं कि जब तक कि आपका नया स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर नहीं आ जाते हैं चुन के, तब तक उनके सारे कार्यों को, फंक्शंस को, ड्यूटीज को कौन निभाएगा? प्रोटेम स्पीकर या टेम्परेरी या इंटरिम प्रेस आप कह सकते हो स्पीकर के रूप में। ठीक है, 93 में क्या बातें की गई? आर्टिकल 93। अब ये सब थोड़ा ध्यान भी देने की जरूरत आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये सब बातें भी नई नई है, तो अपकमिंग एग्जाम में इससे रिलेटेड पैसेज वगैरह भी आ सकते हैं। आर्टिकल 93 में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लोकसभा चूजेस 2 मेंबर्स टू इट्स स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। एक स्पीकर होगा, एक डेप्यूटी स्पीकर होगा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, स्पीकर के एब्सेंस में कौन कार्य करेगा? सारा डेप्यूटी स्पीकर करेगा, विद द स्पीकर इलेक्टेड ऑन द डेट फिक्स बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के द्वारा एक दिन निर्धारित किया जाएगा। स्पीकर सर्टिफाइज अ बिल, अ मनी बिल, बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, कि कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता। आपके जीके वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधा। ठीक है, कोई बिल मनी बिल है या नहीं कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट। तो आप ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या इसके अंदर पावर है? यहाँ पे देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल फॉर डिफेक्शन, यानी अगर कोई दल बदल, ठीक है, दल बदलू कोई एमपीज है या नियमों का उल्लंघन कर रहा अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई करने का भी यहाँ पे अधिकार देखने को मिलता है। ठीक है, these rules often favor the ruling dispensation and should be neutral। जो स्पीकर का रोल होता है वो एक तरीके से न्यूट्रल, क्योंकि आपको कहाँ बैठाया जाता है? देखिए, आपको जो पूरी लोकसभा के सारे मेंबर्स होंगे उनको लीड करने के लिए आपको बैठाया जाता है, तो उसका यहाँ पे आपसे एक्सपेक्टेशन भी होती है कि आपका विचार, आपका मत, आपका जजमेंट वगैरह जो भी हो, कोई बिल पे मुद्दे पे चर्चा हो रही है, कोई कानून आने वाला है, तो उस पर भी पूरी तरीके से क्या हो? पूरी तरीके से न्यूट्रल होना चाहिए। स्पीकर हैज पावर्स सच एज रेफरिंग बिल्स टू स्टैंडिंग कमिटीज एंड सस्पेंडिंग मेंबर्स ऑफ द फॉर डिसऑर्डर। ठीक है, यानी बिल को क्या करना? रिफर करना, फिर उसके साथ साथ कोई गलत
कदम उठाए, कोई मतलब देखते नहीं हो कि अक्सर कोई भाषण वगैरह गलत देने लगता है या कुछ नियमों का पालन नहीं करता, ठीक है, अगर सभा का, ठीक है, तो उसको सस्पेंड कर देना या उसको कुछ समय के लिए बाहर का रास्ता दिखा देना। तो ये सब देखते नहीं हो, अक्सर भिड़ंत हो जाती है स्पीकर के बीच में, ठीक है, सदस्यों के बीच, फिर बाउंसर उठा के लेके जाते हैं उनको या बार बार कहते शांत हो जाइए, रखिए। मैं पूरा एक डिकोरम पूरा तरीके से आप संभालना सारा इन्हीं के हाथ में होता है। मतलब रिफर्ड बिल ऑफ द टू कमिटी, हाल के समय में देखा गया है कि जिस हिसाब से रिफर होना चाहिए बिल वगैरह, वो डाउन हुआ है, 71% से डाउन होकर 16% तक देखा गया है, ठीक है। ब्रिटेन में देखा जाए तो एक बार अगर कोई इलेक्ट हो जाता है तो द स्पीकर रिजाइन फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टी टू सीक री इलेक्शन के लिए फिर से आपका खड़ा हो सकता है, ठीक है। द प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड इन इंडिया बाई एनी स्पीकर, अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है अपने यहाँ। डेप्यूटी स्पीकर स्टेप्स इन ड्यूरिंग द स्पीकर्स एब्सेंस, उसके ही एब्सेंस में वो काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए क्या है, जैसे कि दो पद देखते होगे ना आप लोग, एक स्पीकर एक डेप्यूटी स्पीकर। तो स्पीकर का जो पद होता है मुख्यतः किसकी तरफ से होता है, जो रूलिंग पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनकी तरफ से होता है। और जो डेप्यूटी स्पीकर का जो पद होता है वो अपोजिशन के पार्टी से बिलोंग करता है, मुख्यतः यही देखा जाता है। तो ये बहुत समय से ऐसा देखने को मिल भी रहा, 1991 से चलता आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा रिलेटेड टू सेंसस से रिलेटेड, जो काफी समय से देखिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी वो दिन आया नहीं है। क्या है, 2021 का जनगणना सेंसस। अभी भी इंडिया अमंग सेलेक्ट फ्यू कंट्रीज दैट हैव नॉट कंडक्टेड द सेंसस, यानी इंडिया उन 233 देशों में से कुछ चुनिंदा देशों में से है जो अभी तक अपना सेंसस नहीं कंडक्ट कराया है। इसके पहले तो कहा जा रहा था पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो रहा, देखिए वो भी हो गया। उस बीच कितनी दुनिया भर के देशों ने, चाइना रसिया सबने करा लिया, लेकिन हमने अभी नहीं कराया। तो उसके पीछे भी कारण नज़र आ रहे हैं कि 2029 के इलेक्शन के लिए 2026 में डिलिमिटेशन का इंतज़ार हो रहा है, तो इसकी वजह से, ठीक है। खैर बहुत गलत बात है। इससे क्या होता है, बहुत सारे नुकसान होते हैं, आम आदमियों को परेशानियाँ होती हैं, ठीक है। जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, जब इसी के माध्यम से पता चलता है ना कितने लोग उच्च स्तर पे पहुँचे, कितने लोग की स्थिति खराब है, कितने गरीब हैं, कितने घर बने, कितनी लोगों को शिक्षा मिला, कितने वंचित हैं। तो एक लिस्ट इससे पूरा बन जाता है, क्योंकि आप देखोगे ना जब आपकी जनगणना होती है तो उसमें 50, 60, 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनेयर होता है एक पूरा, ठीक है। तो उससे हमें एक डेटा मिलता है, उसी हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसी हिसाब से लोक कल्याण योजनाएं बनती हैं, उसी के हिसाब से पता चलता है कितने लोगों को शामिल करना है, कितने को बाहर करना है। तो ये सब चीज़ें अब कैसे हो रही होंगी, बिना किसी डेटा के, उसी 2011 के डेटा के अनुसार, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कितना साल हो गया, 13-14 साल होने जा रहा है। तो कितने लोग उससे वंचित हो जा रहे होंगे, कितने लोग को लाभ नहीं उठाना है तो भी उठा रहे होंगे, और कितने लोगों को लाभ मिलना है नहीं मिल पा रहा। तो ये सब इसके दुष्परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सेंसस नंबर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरीज फॉर द वेरियस वेलफेयर स्कीम्स हो गए, बिल्डिंग स्कूल्स फॉर द ट्राइबल चिल्ड्रंस टू द पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसको अन्न मिलना है, किसको नहीं मिलना है, कितने लोग इसमें शामिल हुए, उसी हिसाब से सरकार अपना योजना बनाती है, उसी हिसाब से उसमें ज़रूरतों को शामिल करती है। तो सब ऐसे हिसाब से चल रहा है। सोचो कितना पीछे समय निकल गया, अभी उसी हिसाब से सारे काम डिसीजन लिए जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, सरकार को आपसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसको अपना सोचना है, ठीक है। अपना सोचना है तो कोरोना के समय में देखो इलेक्शन करवा दिए, कितना जरूरी काम समझ के, उधर लाशें बह रही थी, उधर आपका इलेक्शन हो रहा था, और यहाँ पे तो कम से कम करवा दो। अब तो सब कुछ सही हो गया है, नॉर्मल हो गया है, सरकार आपकी बन गई है। मुझे भी लग रहा था शायद हो गया हो, अपकमिंग बहुत जल्दी आने वाला, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। द एब्सेंस ऑफ सेंसस इज एक्सपेक्टेड टू हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। और यहाँ पे डेटा भी हमें काफ़ी दुखी कर रहा है, क्योंकि हम उन देशों में हैं जो दुनिया के गए गुजरों में आ रहे हैं, मतलब कि जैसे कि जहाँ पे स्थिति काफ़ी नाजुक है वो नहीं कराने की इच्छा में है, ना कराएं तो ही बेहतर। बेचारे खाने पीने की स्थिति उनकी गड़बड़ है तो क्या करेंगे जनगणना करके, ठीक है। तो इंडिया इज among 44 of 233 nations that have not conducted their latest census। देख रहे हैं क्या हालत हमारी है। Sharing this status with conflict ridden or economically troubled countries, उन देशों में हम शामिल हैं
जो जैसे कि यूक्रेन हो गया, यमन, सीरिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडिया इसमें शामिल है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप स्थिति। यहाँ पे आप देखिएगा, इसको पढ़िएगा को ये पूरा आपका यहाँ पे दिया है यूज़ ऑफ सेंसस किस किस के पर्पस के लिए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है। तो ये सब आपका यहाँ पॉपुलेशन देख रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। 1,42 करोड़ हमारी जनसंख्या पहुँच गई है और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो स्थिति रोने वाली तो यहाँ पे नजर ही आएगी। अमंग 10 मोस्ट दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्रीज हैं, उसमें से सिर्फ और इंडिया और नाइजीरिया ही एक ऐसे देश हैं, दो ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन, अपनी जनगणना नहीं कंडक्ट करवाई है। और यहाँ पे देख रहे हैं चाइना, यूएस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान दिन में गाली देते रहते, भला बुरा कहते रहते, वो भी अपना कम से कम काम किया है, सेंसस करवाया है अपना। ठीक है, ब्रिक्स नेशन, ब्रिक्स नेशन में भी हम पूरा ढंका पीटते हैं, दुनिया के टॉप इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमिक्स मेंबर ग्रुप हैं, सब करवा लिए हैं इनको छोड़ के। जितनी भी आपकी ब्राजील हो गई, चाइना हो गई, साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, सब ने अपना सेंसस करवा लिया, बस हम ही नहीं करवाए हैं। ठीक है, सर्वेज एंड स्कीम्स रिक्वायरिंग सेंसस। ठीक है, अगर आप कोई सर्वे करते हो, कोई स्कीम ले आके हो, तो सेंसस के डेटा को ही देखते हो, किस माध्यम से। अगर हमें मान लीजिए क्या करना है, इस अब क्या, जैसे आपको पॉलिसी लेके आनी है कि आपको हॉस्पिटल में बेड बढ़वाना है, ठीक है, या कोई पॉलिसी लेके आनी है कि इतने हमें कोई निधि, सम्मान निधि योजना देना है, या हमें पीडीएस में कितने लोगों को अनाज बांटना है, तो 2011 के अनुसार आपको बांटना होगा 20 करोड़ लोगों को। क्या पता अब स्थिति सुधर रही हो तो 15 करोड़ की ही जरूरत पड़े, लेकिन अब 20 करोड़ का ही आप निकाल दोगे तो वो भी उसका फायदा उठाएंगे जिनको जरूरत नहीं होगा। तो 5 करोड़ वो जो बाहर हो गए हैं, उनका अनाज बचता, वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाता, लेकिन नहीं। ठीक है, तो जितने भी आपके सर्वे स्कीम्स होते हैं उनके लिए सेंसस की डेटा चाहिए, वो अभी भी वही 2011 वाला ही यूज कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स वगैरह ने भी पूरी तरीके से एस्टिमेट दैट अबाउट 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कीम्स लाइक नेशनल फैमिली सिक्योरिटी एक्ट ड्यू टू आउटडेटेड डेटा। इतने लोगों को तो ले डूबे। ठीक है, स्पेसिफिक स्कीम्स जैसे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें एसटी के जो बच्चे हैं, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव योजना लाई गई है। ये भी मिस करेंगे, विल मिस आउट ऑन कवरिंग एरिया दैट मेट द क्राइटेरिया इन 2022 बट वर नॉट इंक्लूडेड इन 2011 डेटा। 2022 में योजना आई थी, ठीक है, तो ये भी इससे वंचित है पूरी तरीके से। तो ये अच्छी बात नहीं है। चल खैर, हमने देख लिया, पढ़ लिया। लिमिट्स एंड एक्सेसेस क्या है, ये यहाँ पे बात हो रही है। जैसा कि अभी आपने देखा कि राजनीतिक लाभ कमाने के लिए ही कास्ट सेंसस वगैरह कराए गए बिहार में। ठीक है, कितने ओबीसी हैं, कितने बैकवर्ड क्लास हैं, कितने ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, पूरा एकदम आया, इसमें पता चला मोर देन 43%, 41% आपके एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट वगैरह हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से रिजर्वेशन वगैरह देने के लिए, रिजर्वेशन दोगे तो भाई बड़ा आप महान बन जाओगे। तो वही कारण यहाँ पे नीतीश कुमार ने अपना करवाया था कास्ट सेंसस वगैरह। तो ये पूरा निकाल के लेके आए कि हम जितने लोगों को दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आरक्षण, आरक्षण टोटल परसेंटेज जोड़ के मोर देन 65% जा रहा है, यानी 35% में सब रहेंगे, 65% में सब लोग, सारे आपके बैकवर्ड ईबीसी ओबीसी वगैरह, बाकी 35% में जनरल, आप समझ लो। तो भाई गलत बात है। ठीक है, वैसे जो कि आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पहले ऐसा भी था, जोड़ जाड़ के ऐसे भी हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना भैया 50% सबको रोको, बाकी अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा जो रिजर्वेशन लगाया, बीसी 12%, 18%, ईबीसी 18%, ठीक है, फिर उसके बाद एससी 16 से 20%, एसटी 1 से 2%, ऐसा यहाँ करके इन्होंने पूरा 65%, लेकिन आपका कोर्ट ने पूरा यहाँ पे बोल दिया 50% से ज़्यादा नहीं। ठीक है, इंदिरा सहाय, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंदिरा सहाय केस वगैरह का यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह भी दिया और कहा कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कोर्ट रिजेक्टेड बिहार्स आर्गुमेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दैट जस्टिफाइड एक्सीडिंग द कोटा सीलिंग। ठीक है, कोटा सीलिंग मतलब 50% जो आपका रखा गया है। फिर उसके बाद द जजमेंट रेजेस कंसर्न अबाउट डिनाइंग अ बैकवर्ड स्टेट्स लाइक बिहार द यूज ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर टू एक्सपैंड इट्स सोशल जस्टिस प्रोग्राम। ठीक है, ये सब बातें कही गई और बताया गया कि आप जितना टाइम लिमिट है उतना ही रहना है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। मनी एंड मसल्स पावर का बात आ गई है कि आपको पता है इलेक्शन वगैरह में बाहुबली लेवल का, बड़े लेवल पे काम चलता है, ठीक है, पैसा पावर इन्हीं सब का ही बोलबाला होता है। खैर ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल जस्टिस भी है कि वो लोग भी इलेक्शन में खड़े होते हैं जिनके पास पैसा पावर नहीं होता, वो भी जीतते हैं, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। आपका तमिलनाडु में बाई इलेक्शंस वगैरह बाई पोल हो रहे हैं ना, जैसे कहीं पे सीट खाली है, एक सीट से दो लोग लड़े हैं, तो फिर से बाई इलेक्शन होगा, वो सीट भरी जाती है। तो ही चीज़ यहाँ पे होने वाली तमिलनाडु में। तो यहाँ पे देख रहे हैं AIDMK, ठीक है, जो वहाँ की पार्टी है, तो इन्होंने बॉयकॉट करने का फैसला लिया है इस सीट से, ठीक है, विक्रावंदी असेंबली, ठीक है। तो इनका मानना है कि जो बाई इलेक्शन में जो दूसरी पार्टी है DMK है, रूलिंग पार्टी, तो ये क्या करते हैं, मनी और पावर का पूरा यूज करते हैं और उसके बल पे वो इलेक्शन आसानी से जीत जाते हैं, जो सिलसिला चल रहा है 1977 से, ठीक है। तो इसी वजह से इन्होंने क्या कहा है, और इस बार देखिए इन्होंने क्या किया, 2024 के इलेक्शन में इनको हार का सामना भी करना पड़ा, तो इनको लगा कि फिर वो चीज़ दोहराई जाएगी अगर ये सारा काम इसी तरीके से करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन भी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सजा का पात्र होगा, सदस्यता रद्द कर देंगे, चुनाव चिन्ह रद्द कर देंगे, सारी बातें होते हुए भी कोई ऐसा यहाँ पे असर दिखाई देता नहीं दिखता। पूरी तरीके से इनएफिशिएंट एंड पॉलिटिकल पार्टी रेयरली पेनलाइज्ड, थोड़ा बहुत FIR तक नहीं दर्ज होती, का तुम पेनलाइज करोगे, ये स्थिति देखने को मिल जाती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज़्यादा MCC का उल्लंघन हुआ, ठीक है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो आपका लग जाता है कि ये आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है, रिश्वत नहीं बांटना है, तो ये सब सारी चीज़ें रहती, तो उसमें भी बहुत लोग पाए गए, लेकिन न किसी के साथ आपका FIR, न कुछ सब चल रहा है। तो देख बहुत लिमिटेड आपके क्या हुआ कि धरपकड़ वगैरह हुई, ठीक है। डेटा वगैरह आ गया था कि लास्ट ईयर 5,000 करोड़ पकड़े थे, इस बार 12,000 करोड़ पकड़ लिए, तो आपको भी लगेगा वाह इलेक्शन कमीशन वाह, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, नहीं सख्त होगे तो फिर रिजल्ट आपका फ्री एंड फेयर फिर कहाँ रह जाएगा। PCI मोस्ट पावरफुल सैंक्शन अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इज फ्रीजिंग देयर सिंबल, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, विच हैज नेवर बीन यूज्ड इन तमिलनाडु डिस्पाइट एलिगेशन ऑफ द इलेक्टोरल ऑफेंसेस। कई अपराध पाए गए, देखे गए, लेकिन कुछ ऐसा कभी कार्रवाई करते नहीं दिखाई दिया। The ECI has previously taken strong action by resigning polls and cancelling by election over bribery concerns, मतलब जो रिश्वत वगैरह देते हैं इनसे रिलेटेड जो भी इशूज पाए गए उस पर काफ़ी कठिन कार्रवाई किया ECI ने, बट कैंडिडेट प्रीवियसली अक्यूज्ड ऑफ रॉन्ग डूइंग हैव स्टिल वॉन इन सब्सिक्वेंट इलेक्शन, यानी जो कार्रवाई हुई जिसके ऊपर हुई उसी को ही दोबारा जीतते हुए भी देखा गया। तो बस कहने के लिए है। तो फाइनली करना क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग एंड फेयरी एनफोर्सिंग लॉ अगेंस्ट ब्राइबरी एंड क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग फेयर इलेक्शन एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको भी यहाँ शामिल होना होगा। सरकार को भी मजबूती से कानूनों को पालन करना होगा, ठीक है। सरकार को क्या, सरकार से ज़्यादा ECI को भी सख्त होना पड़ेगा, जितना कम से कम उसके पास पावर रहे, सेमी जुडिशियस पावर रहे, उसका तो यूज़ करना ही चाहिए, ठीक है। नहीं करोगे तो भी तो भाई पैसा है, पावर है, तो कहीं भी पैसा फेंकेंगे, तमाशा देखेंगे। कोई नहीं, चलते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एडिटोरियल आज आया है रिलेटेड टू किस पे है, आपकी पार्लियामेंट का जो देख रहे हैं आपका आज से शुरू हो रहा है, आज से जो सेशन शुरू हो रहा है उससे बहुत एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। क्यों एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अब देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें न्यूट्रल होने की संभावना है। पहले क्या हुआ करता था, एक तरफा जीत हुआ करती थी, बड़ा मैंडेट आया करता था, किसी खड़े होने की हिम्मत ही नहीं रहती थी, अपोजिशन ही खत्म था। 2014 में तो अपोजिशन ही खत्म कर दिया गया था, फिर 2019 में कुछ तक ठीक रहा, इस बार तो पूरा साफ करने का इरादा था, लेकिन बढ़िया रिजल्ट देखने को हम लोग को मिला, कांटे की टक्कर देखने को हम लोग को मिली। देखा जाए तो 290-94 पे वो लोग सिमट गए, 230 तक अपोजिशन आया। तो आपको अब देखने को मिलेगा कि एक मजबूत स्ट्रांग अपोजिशन मिलेगा। जो सरकार अपनी अगर मनमानी करना चाहे तो नहीं कर सकता, कोई कानून लेकर आना चाहे अपने हिसाब से संविधान बदल देंगे, ऐसी बातें हो रही थी, ऐसा संशोधन कर देंगे, ठीक है। तो अब वो नहीं देखने को मिलेगा,
क्योंकि अब देखा जाए तो आप पूरी मेजॉरिटी में नहीं हो। ठीक है, तो वही बात यहां पे की जा रही है, या भैया आशा की जा रही है जो 18th लोकसभा का यहां पे आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है वो काफी बेहतर होने वाला है। ठीक है, उसका डिफरेंट फंक्शनिंग होगा, डिलिब्रेशन ड्यू टू द चेंज बेंच स्ट्रेंथ। बेंच स्ट्रेंथ मतलब कि पहले मैक्सिमम जो एमपीज थे, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी थी वो ज्यादा सीट्स की थी आपकी एनडीए के साथ ही, तो अब देखोगे आप लगभग 50-50 मान लो। ठीक है, तो अब साइज भी बदल गया है और अब काम करने का तरीका भी बदलना होगा। द बीजेपी हैज रिड्यूस्ड न्यूमेरिकल प्रेजेंस। रिड्यूस्ड न्यूमेरिकल प्रेजेंस मतलब जो 300 350 प्लस हुआ करता था, अब आप देख ही रहे 240 हो गया, या पूरा एनडीए मिला लें 290 हो गया। जो वहां पे पहले ओनली 44 देखने को मिला 2014 में, 91 देखने को मिला 2019 में, अब वही आपको 233 देखने को मिलेगा, 230 देखने को मिलेगा। तो देखिए काफी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, व्हाइल द कंबाइंड अपोजिशन लेड बाय द कांग्रेस हैज इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ। इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई है? बढ़ गई है, क्रिएटिंग होप फॉर ग्रेटर एकोमोडेशन ऑफ द अपोजिशन कंसर्न। अब ये आवाज उठा सकते हैं, सही गलत के खिलाफ बोल सकते हैं। जहां पोजीशन नहीं वहां कैसा लोकतंत्र। ठीक है, पहले का पोजीशन याद कीजिए, अटल जी के समय का पोजीशन याद कीजिए, जो बोलते थे वो होता था, लेकिन आज के समय तो ना के बराबर समझा जाता है। खैर, अब वो स्थिति गलत साबित हो गई। द न्यू सिनेरियो सजेस्ट मोर स्पेस फॉर द अपोजिशन। ठीक है, अब जो अपोजिशन आया है उसके लिए एक अलग सिनेरियो बनेगा, स्पेस होगा, विच कैन नाउ पुट फोर्थ कॉन्ट्रास्टिंग व्यू ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम लाएगी उसको क्रिटिकली एवेल्युएट करेगी, बताएगी सही गलत क्या है, अगर लोगों के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा तो उसको भी क्रिटिसाइज करेगी, आवाज उठाएगी, तो ये सब काफी बेहतरीन होगा। पहले देखा जाए तो बीजेपी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, लिमिटेड पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी एंड डिबेट, पहले एक तरफा राज था। ठीक है, मौका ही नहीं मिलता था कि उसमें अपोजिशन भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सके, हर चीज एकदम ताली बजा के पास कर लिया करते थे। ठीक है, ताली बजी, हाँ ठीक है कानून पास हो गया, लेकिन अब वो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे संख्या काफी ज्यादा हो गई है अपोजिशन की भी। तो अब आप उस पर क्या करोगे? स्क्रूटनाइज, पहले स्क्रूटनी वगैरह ही नहीं होती थी। ठीक है, जो कानून बन गया पास कर दो। तो द न्यू कंपोजिशन में लीड टू इंक्रीज लेजिस्लेटिव ओवरसाइट। ठीक है, तो अब ये फायदा मिलेगा, जैसा कि आपको पता है कि जो फॉर्म ला, किसान कानून वगैरह जो आया था उस पर तो ज्यादा चर्चा ही नहीं। अगर वहां पे मजबूत आपका विपक्ष होता, अपोजिशन होती, तो उस पर चर्चा होती, आवाज उठाने का मौका मिलता। आवाज उठाए, जो गिने चुने विपक्ष था वो आवाज उठाया, लेकिन आवाज दबा दी गई, कम संख्या थी। अब यहाँ पे संख्या जब 200-250 लोग हो गए हैं तो फिर एक बार में आवाज उठेगी तो दूर दूर तक जाएगी। ठीक है, तो यही बात यहां पे बताई गई। जो पार्लियामेंट कमेटी सिस्टम था, नॉन पार्टिजन स्क्रूटनी ऑफ बिल्स हैज ऑफन बीन बाईपास लीडिंग द कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन, जो आपका था फॉर्म बिल वगैरह। तो यहां पे देख रहे हैं द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर विल बी द फर्स्ट टेस्ट ऑफ द कोलिशन एंड अपोजिशन। जो आपका देखे जैसे बताया ना कि जो स्पीकर होगा मेनली आपका लीडिंग, जो आपका मेजॉरिटी पार्टी होगा, जो रूलिंग पार्टी होगा उसका रहेगा, और उसके साथ साथ आपका जो अपोजिशन होगा वो किस पार्टी से बिलोंग करेगा? अपोजिशन से। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे बनाया जाएगा, तो उसको भी हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखते होंगे कि जब दोनों की ज्वाइंट सिटिंग होगा तो वहां पे एक वेलकम, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेंगे? द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस गिव्स द अपोजिशन ऑन अपॉर्चुनिटी टू द क्रिटिकली इवेल्युएट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो पहले तो राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है, तो वो पूरा एक वेलकम स्पीच देंगे कि सरकार बहुत अच्छा की, अच्छा करेगी, सारा चीज वो उसके पक्ष में बोलेंगे। यहां पर अपोजिशन को भी मौका मिलना चाहिए और मिलेगा, ताकि वो भी क्या कर सके? क्रिटिकली इवेल्युएट कर सके, क्या आपके अंदर कमियां रह गई, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन थी लोगों को जो पूरा नहीं हुई, उसको आपको पूरा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अभी इनका भी हम लोगों ने देखा था, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, इनका भी एडिटोरियल आया था, उन्होंने भी पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर सरकार चलाने का यहाँ पे इनडायरेक्टली उदाहरण दिया था। सरकार को भी मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है, सबकी सुननी चाहिए, एक तरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए, अपने पक्ष, अपनी वोटिंग के लिए, अपनी वोट बैंक के लिए एक तरफा लोगों को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पर भी वो असर भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन पॉइंट्स बिफोर द इनॉग्रल सेशन इंक्लूडेड कांग्रेस ऑब्जेक्शन टू स्टैच्यू। अभी हाल ही में देखिए मुद्दे आए थे, जो आपका क्या था, पार्लियामेंट्री जो पूरा कैंपस था वहां पे जो स्टैचूज थे, जो मूर्तियां वगैरह थी, अक्सर आप देखते रहोगे ना पार्लियामेंट में, गांधी जी की मूर्ति हुआ करती थी, अंबेडकर जी की मूर्ति हुआ करती थी,
तो वहाँ पे क्या करते थे, किसी चीज़ से अगर असहमति हुआ करती थी तो वहाँ पे बैठ के लोग धरना दिया करते थे। कोई एमपी वगैरह अक्सर देखते होंगे कि आपके आपके सांसद संजय सिंह, ठीक है, या आपके अपोजिशन की पार्टियां जो हुआ करती थी तो वो धरना देती थी, किसी आपके मुद्दे पे असहमत रहते थे। तो लेकिन वो मूर्ति हटा दी जा रही है वहाँ से, ठीक है, जो अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी की मूर्ति लगी थी। तो एक तरीके से वो क्या हुआ करता था, लोकतांत्रिक वे में वहाँ धरना वगैरह देते थे। तो इस पे भी अपोजिशन ने काफ़ी सवाल उठाए हैं, नहीं हटाना चाहिए था, लेकिन इनका भी पक्ष आया है। इनका पक्ष आया है कि हम एक साथ ही सबकी मूर्तियां रखने वाले हैं, जो पार्लियामेंट पे अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स वगैरह की मूर्तियां हैं, तो उसको हम एक साथ रख लेंगे। जो लोग आते हैं, जो विजिटर्स वगैरह हैं आते हैं, तो उनके लिए आसानी होगी, देखने के लिए एक साथ मिल जाएंगे, तो नमस्कार वगैरह, श्रद्धांजलि वगैरह हो जाएगी, तो वो बेहतर रहेगा। तो ये भी आवाज़, ये भी बात उठेगी आने वाले समय में, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है क्रिएट द स्पेस ऑफ गवर्नेंस विद अ ग्रीन हार्ट, यानी आपको पता है कि इस समय पूरी दुनिया, पूरा देश, अपना देश पूरी तरीके से जूझ रहा है किस चीज से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। तो उसी से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। तो इसमें क्या बात की गई है, तो द आर्टिकल एम्फेसाइज द अर्जेंट नीड, बहुत जल्दी सुधार कर लो नहीं तो देर हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आपको असर दिखना शुरू हो गया है 2024 के ही गर्मी से, ठीक है। अब आगे आने वाली जनरेशन, अब तो हम ही लोग बच जाएं तो अच्छी बात है, या सुरक्षित रहें, बेहतर रहें, अंदर से पागल ना हो जाएं। ऐसा समय आएगा ना, किसी क्या आज प्रसार आचार्य हैं तो कहें कि आदमी तो आगे मरेगा लेकिन मारने से पहले पागल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे होगा ही, पूरी तरीके से गर्मी से आप एकदम इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, पगला जाओगे, मरेंगे तो हम बाद में पहले पागल हो जाएंगे। तो अर्जेंट नीड फॉर द ग्रीन पॉलिसीज एज इंडिया फेसेस सेवरल इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से जूझ रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द पास्ट गवर्नमेंट्स फोकस ऑन माइनिंग, ऑयलिंग, ठीक है, ऑयल, कोल, ठीक है, कोल माइनिंग वगैरह, ये सब हमारा जो फोकस एरिया था, इनकी वजह से काफ़ी हमने डिग्रेड किया है आपके इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो अब वक्त आ गया है कि वो बैलेंस थोड़ा बनाएं, नहीं तो इसी तरीके से डिग्रेड के ही मोड में रहेंगे तो हम लोग अपग्रेड ना होके हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इट हाईलाइट्स इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज, नोटिंग द लैक ऑफ एफर्ट्स टू कट डाउन एमिशन, जो आपके कार्बन एमिशन हो रहे हैं हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं, उसमें भी हमने कुछ ऐसा काम नहीं किया उसको सही करने के लिए या कम करने के लिए। एंड प्रायोरिटाइज रेजिलेंस, फूड सिक्योरिटी एंड एसेंशियल एक्सेस, ठीक है। और यहां पे देखिए स्थिति काफी नाजुक है। हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, इंडिया फॉरेस्ट कवर इज अमंग द लोएस्ट वर्ल्ड वाइड। कितना होना चाहिए? लगभग आपका 33% वगैरह होना चाहिए आपके पूरे फॉरेस्ट कवर का। अभी हम 23% पे हैं, तो दुनिया में देखा जाए तो सबसे कम पे है। उसके बाद भी काटे जा रहे हैं। अभी देखिए आपका अंडमान निको, आज के ही पेपर में अंडमान निकोबार वगैरह को पूरी तरीके से अच्छा बनाने के चक्कर में 9 लाख पेड़ काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप जान जाओ, वादे तो हम कर ही लेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, क्लियरेंस मिल गया है, जो लोग वहाँ रह रहे हैं वहीं रहेंगे, किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी, ट्राइब का रिलोकेट नहीं किया जाएगा। ये सब तो कहेंगे, कहने में क्या जाता है, कहने तो हम भी कहेंगे, हम भी अवतारी हैं भगवान के, क्या कर लोगे? एक बार ऐसा आशीर्वाद देने का, देखे एक बाबा हैं ऐसे ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, उनके लाखों श्रद्धालु पड़े बैठे हैं। बाबा खुद कह रहे हैं एप्पल का जो आविष्कार हुआ, अब एप्पल जो फ़ोन आया वो अपने यहाँ के किसी बाबा के आशीर्वाद से हुआ। कोई विदेशी आया था, बाबा ने कहा एक कंपनी का नाम रखना है बताइए, तो उन्होंने एप्पल खा के दे दिया, कहा ये लो तुम्हारा ब्रांड है। ऐसे भाई साहब इतनी खतरनाक लॉजिक बातें लोग सुन रहे हैं। कितने लोग तो ताली बजाते होंगे, वो तो चलो ठीक है, हम लोग क्लिप काट काट के उनकी मूर्खता को वो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन बाबा ने ऐसी ऐसी बातें की है हर एक चीज़ को, ठीक है। बिस्किट को वो बिस्क का किट बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा वो संधि विच्छेद करके आपको दिखा रहे हैं क्या है। तो हम तो लगते सबसे आसान काम बाबा बनना ही है। या तो आप लोगों के किससे खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, या तो हम लोग मूर्ख हैं, हम लोग मतलब देश की जनता, उनको सुनने वाले, उनको फॉलो करने वाले। उसके बावजूदों कितने लोग कहेंगे कि बाबा अवतारी हैं, बाबा का मजाक मत उड़ाइए। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। तो वही हाल यहाँ पर भी है, कहीं न कहीं सरकार का भी हर एक वादे कर देगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी वहाँ जाकर, वहाँ के लोगों से पूछकर। जो हमने दूर दूर से सिर्फ देख लिया कि अयोध्या हार गई बीजेपी,
तो आज दिख रहा है ना, अभी देखिए 6 महीना नहीं हुआ, दिसंबर में इनॉग्रेशन हुआ, दीवारें वगैरह, जो आपका रेलवे स्टेशन था वहाँ की दीवार वगैरह का गिर गई, जो रामपथ था जो आपकी सड़क धंस गई। ठीक है, तो क्या है, आपने किया, नो डाउट विकास किया, कुछ दिन तो रहने देते। वो सड़कें, वो मंदिर कौन से हैं जो 2-2 4-4 हजार साल से टिके हुए हैं? ये स्थिति देख के तो 2000 साल बोला गया, वैसे राम मंदिर रहेगा तो रहेगा कि नहीं पता नहीं। तो यहां पे वादे कुछ और हैं, हकीकत कुछ और है। ठीक है, तो इसमें भी हम देखिए दुनिया भर में सबसे कम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और डेटा को पूरी तरीके से यहाँ पे हाइड सिग्निफिकेंट लॉसेस। द फॉरेस्ट कवर अमेंडमेंट बिल 2023 नीड्स टू बी रोल्ड बैक फॉर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन। ठीक है, सुधार करना होगा सही से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आर्टिकल और क्या पॉइंट आउट करती है, दैट द इंडिया सिटीज आर बिकमिंग अनलिवेबल ड्यू टू द एयर पॉल्यूशन। जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, फिर उसके बाद और आप देखोगे सिटीज हो गई जो मेन कैपिटल सिटीज हैं हर एक स्टेट की, सब पूरी तरीके से पॉल्यूटेड है। दिल्ली का तो हाल दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में है, टॉप 3 टॉप 5 में है। तो ये हाल है, और आप पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के साथ डिग्रेडेड हो रहा है, इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वाटर शॉर्टेज देख रहे हैं, दिल्ली में हाहाकार मचा है, बेंगलोर हाहाकार मचा के थोड़ा शांत हुआ है। मतलब सारे बड़े शहर, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर शॉर्टेज हो, इनएफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट हो, सब बुरी तरीके से यहाँ पे हाल दिख रहा है। परेशान कौन है? आम जनता। मेजॉरिटी में कौन है? आम जनता। बड़े लोगों को क्या दिक्कत है? ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पैसे वाले हैं, धनी है, देश छोड़ के चले जाएंगे। 4-5 हजार की लिस्ट आ गई, इस साल देश छोड़ के जा रहे हैं। 2.5 लाख लोग लास्ट ईयर छोड़ के जा चुके हैं। तो जिनको देश से प्रेम नहीं है, आप प्रेम है, नो डाउट, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देश छोड़ के जा रहे हैं, बाहर से कमा के भेजेंगे, लेकिन ये लोग तो नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं, तो देश से प्रेम भी नहीं है। रहो, सामना करो, देखो परेशानियों को। ठीक है, लेकिन वो भी क्या करें, जब उनको लगने लगता है भाई हमारे पास पैसा है तो देश में हम क्यों एक्सप्लॉइट हो, वो भी निकल लेते हैं हवाला देके। तो क्लाइमेट चेंज इज हैविंग सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन इंडियाज हिमालयन रीजन। भी पूरी तरीके से कार्बन एमिशन हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर धीरे धीरे। आप भी ढूंढोगे ग्लेशियर है क्या हमारे यहाँ? वेनेजुएला में देखो ग्लेशियर ही खत्म हो गया। अब उनके लिए सपना हो गया, यानी आएंगे दूसरे देश में देखने, अपने देश में भी ऐसे नहीं बचेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो संभालना है हर चीज़। अब आपको क्या करना होगा, बस वही हमें रटाया जा रहा, हम रटे जा रहे हैं, वही लिखते जा रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के नाम पे कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, देयर इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट फॉर नॉट लिसनिंग टू द पब्लिक कंसर्न थ्रू अ वीकेंड environmental impact assessment mechanism exemplified by controversial चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से बात की गई है जेन्युइन कंजर्वेशन एफर्ट्स रेदर देन कमर्शियली ड्राइवन ग्रीन वॉशिंग पॉलिसीज। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में ही जोड़ दिया जाता है सांत्वना के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। इसको सरकार से भी निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि सबको मिल के यहाँ पे देखा जाए, तो सबकी यहाँ पे एक यूनिटी हमें बनानी होगी। ठीक है, हम अपना धर्म निभाना होगा, अपने कर्तव्य निभाना होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक सिटीजन हैं, आपको खड़ा होना होगा। किसी को मत देखो, आपकी एक शुरुआत से ही बहुत कुछ हो सकता है। देखो, एक बंदा लोगों को अवेयर करने के लिए यूट्यूब पे खड़ा हो गया, कम से कम लोगों को पता चला कि जो हमें दिखाया जा रहा है एकदम सही नहीं है। तो आप भी बता सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में अवेयर कर सकते हैं, जो निगेटिविटी है उसके खिलाफ लोगों को बता सकते हैं सही गलत क्या है। ठीक है, आप देश के भविष्य हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए चैनल को और आगे बढ़ते रहिए, ज़रूर सफलता आपको मिलेगी। कोर्सेस आपके सामने हैं, बैक टू बैक लॉन्च हो रहे हैं बैचेस, उनमें आप अपना एनरोल कीजिए और अपने रास्ते को आसान बनाइए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर।